नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में ना स्वभाव को समझने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका है, गण। आज हम इसी पर बात करेंगे, जानेंगे कि जन्म नक्षत्र के हिसाब से हमारी जो बेसिक नेचर है, देव, मनुष्य या राक्षस, वो कैसे तय होती है। बिल्कुल। तो आज कोशिश रहेगी कि इन तीनों गणों को समझें और देखें कि इनका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो ये गण आखिर है क्या? मतलब सिर्फ एक टैग है या कुछ कुछ गहरा है इसमें? ये कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व की एक बुनियादी परत है और ये तय होती है कि जन्म के वक्त आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में था। 3 तरह के हैं। देवगण, जिनमें सात्विक गुण ज्यादा होते हैं, जैसे शांति, पवित्रता, ज्ञान। फिर मनुष्यगण, इनमें राजसिक गुण होते हैं, कर्म, इच्छाएं, प्रैक्टिकलिटी। और तीसरा राक्षसगण, इसमें तामसिक ऊर्जा होती है, थोड़ी उग्रता शायद, पर साथ में गजब की शक्ति और इंट्यूशन भी। अच्छा, तो नक्षत्र से ही पता चलता है कि हम किस गण के हैं? चलिए देवगण से शुरू करते हैं। हाँ। कैसे होते हैं देवगण वाले लोग? देवगण वाले लोग आमतौर पर शांत स्वभाव के, बुद्धिमान, साफ दिल वाले और कला के शौकीन बताए गए हैं। उनमें एक कोमलता होती है, उदारता होती है। जैसे नक्षत्रों की बात करें तो अश्विनी वाले एनर्जेटिक, पुनर्वसु वाले ऑप्टिमिस्टिक और हस्त वाले स्किल्ड। सुंदरता, ज्ञान, दान देना, ये इनके खास गुण हैं। लेकिन इसका कोई दूसरा पहलू भी है, मतलब क्या वो कुछ ज्यादा ही आइडियलिस्टिक हो सकते हैं, दुनियादारी से थोड़े दूर? हाँ, ट्रांसक्रिप्ट में ये बात आती है। कभी कभी उनका जो आदर्शवाद है, उन्हें दुनिया की जो थोड़ी कह ले कठोर सच्चाइयां हैं, उनसे शायद दूर रखता है। उनको ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई हर कोई उनके जैसे ऊंचे आदर्शों पर नहीं चलता। दिलचस्प है। तो जहां देवगण आदर्शवाद की तरफ हैं, वहीं मनुष्यगण वो कहाँ आते हैं इस स्पेक्ट्रम में? बनाते हैं, कर्मठ होते हैं, सोशल स्ट्रक्चर को समझते हैं और मानते हैं कि भाई जीवन में सफलता के लिए मेहनत भी चाहिए, पैसा भी और रिश्ते भी। एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच। और इसमें कौन से नक्षत्र आते हैं? भरणी, जिनमें इच्छाएं तीव्र होती हैं, रोहिणी, जो सुंदरता और स्थिरता पसंद करते हैं, आर्द्रा, जो बदलाव से जुड़े हैं, पूर्वा फाल्गुनी, आनंद प्रिय, ये सब मनुष्य गण में हैं। इनकी खूबी है व्यावहारिकता, मेहनत। पर चुनौती ये है कि कभी-कभी मटीरियल चीजों में ज्यादा उलझ सकते हैं या दूसरों से ईर्ष्या का भाव आ सकता है। और अब आते हैं उस गण पर जिसके नाम से ही थोड़ी उत्सुकता होती है, राक्षस गण। ट्रांसक्रिप्ट में इस पर बहुत जोर है कि इस शब्द से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। ज्योतिष में राक्षस का मतलब नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इन लोगों में गजब की मेंटल स्ट्रेंथ होती है, इंट्यूशन बहुत तेज होता है, जिसे हम छठी इंद्री कहते हैं, और ये लीक से हटकर सोचते हैं, नियमों को चैलेंज कर सकते हैं, सच बोलने से हिचकते नहीं, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना लगे। अरे वाह, ये तो काफी पावरफुल लगता है। कृत्तिका, आश्लेषा, मघा, मूल, ये नक्षत्र इसमें हैं। इनके बारे में क्या खास बताता है वो सोर्स? जैसे कृत्तिका वाले तेज बुद्धि और शाप बोलने वाले होते हैं, आश्लेषा वाले थोड़े रहस्यमयी, मैग्नेटिक पर्सनालिटी, मगा वाले शाही अंदाज के, और मूल नक्षत्र वाले वो किसी भी चीज की जड़ तक जाते हैं, एकदम खोजी। तो इनका मजबूत इंट्यूशन, निडरता, सच के लिए खड़े होना, ये इनकी ताकत है। पर क्या इस ताकत की कोई कीमत भी होती है, कोई चैलेंज? हाँ, कभी कभी ये थोड़े कठोर लग सकते हैं दूसरों को, या लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं, और अपनी क्षमताओं की वजह से इनमें ईगो आने का एक खतरा रहता है, उस पर ध्यान देना होता है। स्वभाव की बात तो हो गई। अब शादी ब्याह के मामले में भी गण मिलान का जिक्र था। गणकूट, जिसके 6 पॉइंट्स होते हैं, ये कैसे काम करता है? हाँ, ये काफी अहम माना जाता है कुंडली मिलान में। सबसे अच्छा मैच 6 में से 6 अंक तब होता है जब लड़का लड़की दोनों का गण सेम हो, मतलब देव देव, मनुष्य मनुष्य या राक्षस राक्षस। इनमें क्या है, आपसी समझ अच्छी रहती है। अच्छा। देव और मनुष्य गण के बीच भी ठीक ठाक रहता है, 5 अंक मिल जाते हैं, बैलेंस बन सकता है। और मुश्किल कहाँ आती है, वो जिसे गण दोष कहते हैं? गण दोष, जिसमें 0 या 1 अंक मिलता है, तब बनता है जब देव का राक्षस से या मनुष्य का राक्षस गण से मिलान हो। यहाँ क्या है कि स्वभाव बिल्कुल अलग होते हैं, तो टकराव की आशंका रहती है। देव को राक्षस का तरीका हार्ड लग सकता है, राक्षस को देव का भोलापन अव्यवहारिक। अच्छा। और मनुष्य राक्षस में भी थोड़ी वर्चस्व की, डोमिनेंस की लड़ाई हो सकती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे रिश्ते टिक ही नहीं सकते? नहीं, वीडियो ट्रांसक्रिप्ट ये साफ करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर आपस में प्यार है,
इज्जत है, समझ है और कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है, उनकी दोस्ती है, तो गण दोष का असर बहुत कम हो जाता है। आखिरकार तो रिश्ते आपसी समझ और कोशिश से ही चलते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम इसे समेटें तो देवगण एक तरह से सृजन या सात्विकता की ऊर्जा है, मनुष्यगण संतुलन या व्यावहारिकता की, और राक्षसगण परिवर्तन या असाधारण शक्ति की। कोई सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं है। एकदम सही। अपने गण को जानना बस खुद को और दूसरों को बेहतर समझने का एक टूल है। अपनी शक्तियों को पहचानें और जहां कमजोरी लगे उस पर काम करें। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, क्या हम ज्योतिष की इन कैटेगरीज से थोड़ा ऊपर उठकर अपने अंदर और दूसरों में भी इन तीनों मौलिक ऊर्जाओं को देख सकते हैं? मतलब सृजन, संतुलन और वो असाधारण बदलाव वाली ऊर्जा, इन सब के मिश्रण को अगर हम पहचानें और स्वीकार करें तो शायद हमारे आपसी रिश्ते और रोजमर्रा का व्यवहार ज्यादा सहज हो जाए।